चलिए, तो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, उसका एक पोर्शन छूट रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा वाला जो पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपने देखा होगा, मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि एक मॉलिक्यूल में एक ट्रांसलेशन मोशन होता है, रोटेशन मोशन होता है, वाइब्रेशन मोशन होता है। ठीक है, और कंडीशन क्या हो सकती है, रोटेशन और वाइब्रेशन मोशन दोनों भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि हमको डिफरेंट तरीके के स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इसमें ये बात है कि हमने रोटेशन स्पेक्ट्रा देखा था, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देखा था। ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें एक और स्पेक्ट्रा देखना, रमन स्पेक्ट्रा और एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, दो स्पेक्ट्रा देखने हैं। बाकी रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, रमन या आपके पास स्पेक्ट्रा के बारे में, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, या आप आपके पास इसको बोल सकते हो, रमन इफेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, रमन इफेक्ट ऑब्जर्व कर होता है। देखो, इसमें मेनली आपके पास जब हम क्या करते हैं, किसी लाइट को आपके पास किसी मॉलिक्यूल या किसी गैस के सब्सटेंस के ऊपर गिराते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है। किससे? आपके पास मॉलिक्यूल में से। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं। मैंने क्या बोला, जब हम क्या करते हैं, लाइट गिराते हैं किसके ऊपर, मॉलिक्यूल हो गया, कोई सॉलिड आपके पास सब्सटेंस हो गया, या लिक्विड हो गया, या गैस हो गया, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास रमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, या रमन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। देखो, ये हमको रोटेशनल और जो वाइब्रेशन में आपके पास मोशन दिखाते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल उनमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये हमें ये नहीं कह सकते कि जितने मॉलिक्यूल रोटेशन और वाइब्रेशन मोशन दिखा रहे हैं वो सबके सब रमन इफेक्ट दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे करके, ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ये होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ, लिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल लिक्विड एंड आपके पास सॉलिड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, रमन आपके पास स्पेक्ट्रा या रमन इफेक्ट बोलते हैं। अब मेनली होता क्या है, मेनली होता है, जैसे आपके पास, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक रफली अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा, कोई सपोज कर ले कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने आपके पास लाइट गिराई, इसके ऊपर हमने क्या गिराई, जरा बोलो, लाइट। अब जैसे इसके ऊपर आप बाहर से लाइट गिराते हो तो होता यह है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब ही ना करे, पहली सिचुएशन ये हो सकती है। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो नॉर्मल सी बात है, जो लाइट इसके ऊपर गिरेगी वही लाइट बाहर निकल जाएगी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मॉलिक्यूल क्या कर ले, एनर्जी गेन कर ले, क्या फोटोन जो इसके ऊपर गिराया है उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, आपके पास ये फोटोन जो है अपनी एनर्जी, आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दे, फोटोन को ट्रांसफर कर दे। तो इसमें मेनली तीन केस हो सकते हैं, और तीन केसेस पे बेसिस पे हमें तीन तरीके का आपके पास क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं, या तीन तरीके के आप ऐसा बोल सकते हो लाइन देखने को मिलती है। जब हमने इसके ऊपर लाइट गिराई और ये मॉलिक्यूल ने आपके पास ना तो एनर्जी गेन करी और ना ही आपके पास फोटोन ने आपके पास एनर्जी गेन करी, मतलब इसके ऊपर गिराया ना, फोटोन ने इसको एनर्जी दी, ना ही आपके पास इसने आपके पास मॉलिक्यूल में से एनर्जी ली। इस कंडीशन में मतलब हमने जो लाइट गिराई वही बाहर निकल गई। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आपके पास रिले लाइन या रिले स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, हमने इसके ऊपर एनर्जी गिराई और इसने क्या करा, आपके पास इसने क्या करा, फोटोन ने एनर्जी किसको दे दी, मॉलिक्यूल को दे दी। जैसे ही आपके पास फोटोन ने अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को देगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, स्टोक्स आपके पास लाइन बोलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, अपने फोटोन को अपनी एनर्जी दे सकता है। इस कंडीशन में एक और स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है इसमें, लिखना, when a light incident on the, ठीक है, on the आपके पास गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस आप लिख सकते हो, एंड द फ्रीक्वेंसी of the incident light and scattered light it's same. This is called relay, ठीक है,
इसको बोलते हैं रिले स्पेक्ट्रा, इसको बोलते हैं रिले स्पेक्ट्रा, या रिले आपके पास लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, ये रिले लाइन, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी या एनर्जी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसको रिले स्पेक्ट्रा या रिले लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमने लाइट इंसिडेंट करी मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, और उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर चेंज नहीं देखने को मिला, किसमें, स्कैटर्ड लाइट में, ठीक है, आपके पास रिले स्पेक्ट्रा या रिले लाइन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जरा देखो, अगर फ्रीक्वेंसी मान लो चेंज होगी, देन इसी को हम क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखना इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द scattered light changes, then this effect is called रमन इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सीवी रमन साहब ने, ठीक है, जो इंडिया के आपके पास फिजिक्स में बहुत जबरदस्त नोबेल आपके पास नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट रहे हैं, उनको नाम पर ये उन्हें एक्सप्लेन किया था, उन्हीं के नाम पर ये आपके पास फिनोमिना है, ठीक है, जिसको हम क्या बोले, रमन इफेक्ट बोले, उन्हीं ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एक ही नोबेल प्राइज है, वो भी सिर्फ इसी इफेक्ट के ऊपर है फिजिक्स में, ठीक है। तो यह है कहानी। अब इसमें क्या होता है, रमन इफेक्ट में दो कंडीशन हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने कहा ना, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट चेंजेस, चेंज होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जो स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड जो बाहर निकल रही है, जैसे मैंने कहा ये अगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, ये कोई आपके पास इसके ऊपर हमने लाइट गिराई जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, ये क्या है आपके पास, इंसिडेंट लाइट, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। और ये जो बाहर निकलने वाली जो इससे स्कैटर्ड हुई लाइट जो बाहर निकली, ठीक है, ये क्या है, स्कैटर्ड लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू डैश, इसकी क्या है, न्यू डैश। तो न्यू डैश आपके पास क्या हो सकता है, दो केस हो सकते हैं न्यू डैश में, या तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, दो केस हो सकते हैं। अब इंक्रीज कब होगी आपके पास स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी, जब ये क्या करे, मॉलिक्यूल में से एनर्जी गेन कर ले, पहला केस। डिक्रीज कब होगी, जब ये आपके पास स्कैटर्ड लाइट क्या करे, आपके पास फोटोन यानी कि आपके पास क्या करे, अपनी एनर्जी किसको दे दे, मॉलिक्यूल को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्लासिकल थ्योरी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली क्वांटम थ्योरी के ऊपर बात कर रहा हूं, यानी कि फोटोन के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, क्लासिकल थ्योरी से आप रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच थ्योरी यूज्ड टू एक्सप्लेन द रमन इफेक्ट, तो आपको समझ में आना चाहिए क्वांटम थ्योरी का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें लिख देना, क्वांटम थ्योरी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन रमन इफेक्ट, ठीक है। चलो अब मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं तीनों फिनोमेना को, ठीक है, तीनों कंडीशनों को हम आपके पास रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है, तीनों फिनोमेना को मैं जनरलाइज कर रहा हूं। मैंने कहा ये कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब आपके पास ये समझ में आता है, इसमें कितने एटम होंगे जरा बताइए, दो एटम होंगे, ठीक है, ये आपके पास कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या गिराई, जरा बोलो, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने क्या गिराई, आपके पास लाइट गिराई, ठीक है, ये कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, ठीक है। आप इसी तरीके से अपने समझने के लिए बना लेना फटाफट, ठीक है, लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपके पास न्यू है। इसमें तीन कंडीशन देखने को मिल सकती है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि फ्रीक्वेंसी चेंज ही ना हो, ठीक है, तीन कंडीशन देखने को मिल सकती है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है। मैं तीनों कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली कंडीशन ये है कि
जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। दूसरी आपके पास कंडीशन है चेंज ना हो, और तीसरी कंडीशन है इंक्रीज हो जाए। ये कंडीशन ये है कि मैंने कहा स्कैटर्ड लाइट जो है बाहर निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है इंसिडेंट के इक्वल। दूसरा ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल आपके पास जो आपने कंसिडर किया है, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें से जो लाइट बाहर निकली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो चुकी है, घट चुकी है। एक कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड लाइट की वो आपके पास क्या है, जरा बोलो, ये पहले के कंपेयर में बढ़ चुकी है। तीन कंडीशन हो सकती है। इसको हम बोलते हैं, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास घट जाती है तो इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, स्टोक्स लाइन। क्या बोलते हैं, स्टोक्स लाइन, ठीक है। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी आपके पास इंक्रीज हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन। ये डायरेक्टली आपसे वो पूछेगा इन द रमन इफेक्ट, बोलेगा इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इंक्रीजेस देन दिस इज कॉल्ड, बोलेगा। तो आपके पास तो ये समझ में आनी चाहिए, हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक्स लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास ये जो लाइन है, मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, इसको बोलते हैं रिले लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिले लाइन, ठीक है। अब रिले लाइन इसलिए बोले क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपने ये पढ़ा होगा कि रिले ने स्कैटरिंग के बारे में बहुत अच्छी जबरदस्त थ्योरी दी थी, ठीक है। और वो कब दी थी, जब आपके पास लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर हम आपके पास मॉलिक्यूल के बिराएं और आपके पास मॉलिक्यूल के में किसी भी जो स्कैटर्ड लाइट है उसमें कोई चेंज ना देखने को मिले, उस कंडीशन में, ठीक है। तो रिले लाइन है, इसलिए आपके पास रिले आपके पास यूज किया जा रहा है, ठीक है। रिले में कोई चेंज नहीं आता, ये इंसिडेंट और आपके पास स्कैटर्ड दोनों सेम होते हैं। बाद में आपके पास इंक्रीज हो जाती है और इस कंडीशन में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आ रही है। इसमें अगर हुआ क्या होगा जरा बताओ तो, इसमें क्या होता है, जो फोटोन है अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है, मॉलिक्यूल, इसलिए आपके पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी किसको दे, अच्छा ये अब फोटोन किसको एनर्जी देता है अपनी, क्योंकि फोटोन क्वांटम थ्योरी यूज करे तो फोटोन की बात होगी। फोटोन अपनी एनर्जी किसको दे देता है, मॉलिक्यूल को, ठीक है। फोटोन गिव्स एनर्जी टू द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दो पॉइंट है। इसमें क्या होता है, रिले आपके पास, अच्छा रिले लाइन में क्या होता है मुझे बताओ, इसकी एनर्जी में कोई चेंज आ रहा क्या, स्कैटर्ड और आपके पास ये जो लाइट इसके ऊपर गिरी वही बाहर निकल गई, इसका मतलब आपके पास कोई चेंज आया क्या, नहीं। इसको बोलते हैं, इसको इन जनरल बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नो चेंज इन एनर्जी, नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन और मॉलिक्यूल की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग भी होते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इलास्टिक स्कैटरिंग किसको बोलते हैं, रिले लाइन जब मिलती है, रिले स्पेक्ट्रा जब होता है उसको हम इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बना के आप बढ़िया तरीके से लिखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें, इसमें क्या होगा जरा बताओ, एंटी स्टोक्स में क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है जरा, इसमें क्या हो रहा है जरा बोलो, फ्रीक्वेंसी आपके पास फोटोन ने, आपके पास फोटोन को, आपके पास फोटोन की एनर्जी क्या हो चुकी है जरा बोलो, डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि फोटोन ने अपनी एनर्जी इसको दे दी। इसमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है जरा बोलो, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इंक्रीजेस, लाइट इंक्रीजेस, ठीक है, लाइट इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा कि मॉलिक्यूल ने एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, फोटोन को, तभी तो आपको इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। मॉलिक्यूल ट्रांसफर एनर्जी टू द फोटोन, किसको ट्रांसफर कर दी उसने, फोटोन को, ठीक है। चलो फटाफट करो तो, ठीक है। ये दोनों ही रमन स्कैटरिंग है, समझ में आता नहीं आता, ये रिले स्कैटरिंग है, रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग,
ठीक है, हटा दें। चलो, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जब आप इसका स्पेक्ट्रा देखोगे तो आपको कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रमन अगर आप स्पेक्ट्रा देखोगे, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। जरा देखो, तो सेंटर पर आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके की पिक्स देखने को मिलती है, ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे कुछ। तो जो सेंटर पर आपको देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, रिले लाइन बोलते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट में आपको अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर से कुछ पिक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, इसको बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, इसको बोलते हैं स्टोक्स लाइन। ठीक है, ये होगी रिले लाइन। तीसरा अगर मैं बात करूं, देखो आपको कुछ खास बात नजर आएगी, मैंने इसकी इंटेंसिटी सबसे हाई बना रखी होगी, फिर इसकी थोड़ा और बना रखी है, और अगर आपको दिख रहा होगा कि कौन सी, ये दिख रहा होगा जिसको मैंने क्या बोला, जरा बोलो, स्टोक्स, एंटी स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन। इसकी जो इंटेंसिटी होती है सबसे कम होती है, रिले लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि आपको नॉर्मल सी बात बताए, एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आना है। ठीक है, ये रिले लाइन है, रिले लाइन। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास सबसे कम होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है स्कैटर्ड रेडिएशन की, इसमें कोई चेंज आता नहीं है। अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑर्डर, तो इंटेंसिटी ऑर्डर किस तरीके का रहता है, इंटेंसिटी ऑर्डर किसका, इन तीनों का। इसकी फिर इंटेंसिटी क्या होती है सबसे ज्यादा, ठीक है, रिले लाइन की। फिर किसकी होगी जरा बोलो, फिर उसके बाद स्टोक्स की होती है। फिर अगर आप देखोगे फिर आपके पास एंटी स्टोक्स की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ये बना लेना। चलिए, इसका लास्ट टॉपिक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए फ्रैंक कंडेन प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या बताता है, जरा ध्यान सुनना। फ्रैंक कंडेंस किसके बारे में बताता है, ये बताता है कि जो फंडामेंटल इंटेंसिटी है वो आपके पास स्कैटर्ड, आपके पास जो रेडिएशन है उसकी क्या होगी करके, इसके बारे में बताता है। ठीक है, इसमें लिखना, इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपके पास हमको क्या देखने को मिलता है, अगर मैं इंटेंसिटी अगर रेडिएशन के बारे में बात करूंगा तो उसके बारे में कौन बताता है, उसके बारे में बताता है फ्रैंक कंडेन प्रिंसिपल। अब कहता है क्या, जरा देखो फटाफट, जरा इसको फटाफट समझेंगे। फ्रैंक कंडेन प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, अगर आपने देख रखा, जरा देखो, आपने देख रखा जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच जो एनर्जी गैप होता है कितने का होता है, मॉर्निंग में मैंने डिस्कस किया था। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जरा समझना। इलेक्ट्रॉनिक अगर मैं बात करूं लेवल के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर का होता है, कल मैं मॉर्निंग में डिस्कस किया था। और दूसरा अगर मैं बात करूं किसके बारे में, दूसरा अगर मैं बात करूं आपके पास वाइब्रेशन लेवल के बारे में, तो वाइब्रेशन के बीच जो गैप होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अगर इसमें एनर्जी गैप अगर लार्ज होगा तो हमको एक खास बात देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन टाइम क्या होगा, मतलब
अगर मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर इसको अप्लाई करूं तो आपके पास क्या होगा, वो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच कट। समझना जरा मैं क्या कह रहा हूं करके। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच जो ट्रांजिशन का जो आपके पास एनर्जी गैप होता है वो कितने का होता है, आपके पास 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इलेक्ट्रॉनिक जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल के भी एनर्जी गैप कितने का होता है जरा बोलो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का, जो कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से क्या जरा बोलो ज्यादा है। समझ में आई बात। तो अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अगर इस बात को देखूं तो हमको एक खास बात देखने को मिलेगी। अगर एनर्जी गैप अगर लार्ज है किसमें किसमें जरा बोलो, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल में। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल में एनर्जी गैप अगर लार्ज हो तो हमको देखने को मिलेगा जो टाइम है किसका, कि ट्रांजिशन का जो टाइम है वो आपके पास कैसा हो जाएगा जरा बोलो, स्मॉल हो जाएगा। मतलब वाइब्रेशनल लेवल के बीच जब ट्रांजिशन हो रहा होगा उतने समय में कई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो चुके होंगे। समझ में आ रहा है नहीं यार मैं क्या कर रहा हूं करके। अगर आप वाइब्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, वाइब्रेशन एनर्जी आपके पास लेवल के बीच में एनर्जी गैप होता है लार्ज होता है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉनिक लेवल के कंपेयर में। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, लाइफ टाइम उसका क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब ट्रांजिशन का जो टाइम आएगा क्या आएगा, वाइब्रेशन के लिए ज्यादा आएगा। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपके पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रैपिडली होते हैं। क्यों रैपिडली होते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल आपके पास क्या है, एनर्जी गैप क्या है, लार्ज है। तो आपके पास ट्रांजिशन का जो टाइम होगा हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब जब वाइब्रेशनल आपके पास ट्रांजिशन हो रहे होते हैं उतने समय में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाते हैं, किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है। और इस कंडीशन में अब होता यह है कि आप ऐसा समझिए, ये अगर आपके पास, ये सपोज के लिए आपको ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसके अराउंड आपके पास क्या है जरा बोलो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी एटम के अंदर, आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं बात करूं तो उस समय हमको क्या देखने को मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल की भी ट्रांजिशन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल की भी ट्रांजिशन हो रहा होगा, उस समय न्यूक्लियर के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको पता ही नहीं चल पाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ नहीं हुआ करके। क्यों, क्योंकि तो बहुत फास्ट होना है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपके पास बहुत तेजी से होने की वजह से न्यूक्लियर के मोशन पर या न्यूक्लियर के आपके पास रिलेटिव पोजीशन पर कोई चेंज नहीं आता है। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाता। अब आप कहोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से इसका क्या मतलब। देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से मतलब इसलिए है क्योंकि जैसे नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो होना क्या चाहिए था कि आपके पास इसको ऐसा लगना चाहिए था कि क्योंकि एटम की एनर्जी आपके पास बढ़ रही है, तो एटम की अगर एनर्जी बढ़ रही है तो नॉर्मल सी बात है मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़नी चाहिए। मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर बढ़नी चाहिए तो नॉर्मल सी बात है जो उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की रिलेटिव पोजीशन क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। बात समझा नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव पोजीशन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। लेकिन होता यह है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतने फास्ट होते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस के रिलेटिव मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहा ही नहीं आई बात। तो इसी को हम बोलते हैं आपके पास क्या, फ्रैंक कंडेंस प्रिंसिपल। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं करके। न्यूक्लियर आपके पास अगर मैं बात करूं किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतने रैपिडली होते हैं कि न्यूक्लियस के आपके पास जो रिलेटिव मोशन है उस पर कोई आपके पास कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको मैं इनिशियल में पोजीशन ऑफ मोमेंटम देखूंगा और बाद में इनिशियल पोजीशन ऑफ मोमेंटम देखूंगा, उसको वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इस कंडीशन में अगर हम देखें कि आपके पास इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम कब आती है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब हमको देखने को मिलती है जब ग्राउंड टू ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन होता है, ठीक है। और ये पूरा आपके पास पूरा क्या बन जाता है, आपके पास फ्रैंक कंडेंस प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। इसमें लिखना, चलिए मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको लिख के दे देता हूं, ठीक है। इसमें लिखना सिंस the energy gap between electronic level is about 5 to 10 electron volt and vibrational energy gap 0.1 electron volt, ठीक है। It means according to किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जरा बोलो, डेल्टा E इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच कट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी का अगर लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होंगे उनका जो लाइफ जो ट्रांजिशन जो टाइम होगा वो कैसा होगा जरा बोलो, स्मॉल होगा, ठीक है। इट मींस डेल्टा टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच कट बाय आपका डेल्टा ई, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं, सो ट्रांजिशन टाइम
transition time of electronic spectra is much less than the vibrational spectra. ठीक है, vibrational spectra. Vibrational spectra. So electronic transition are much faster, ठीक है, than the vibrational transition. ठीक है, तो जितने समय में आपके पास एक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहा होगा उस उतने समय में कई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो चुके होंगे. अब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हो रही तो नॉर्मल सी बात है, होना क्या चाहिए था कि होना क्या चाहिए, वाइब्रेशन मोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा. तो वाइब्रेशन मोशन किसका होता है, इन जनरल आपके पास न्यूक्लियस का हो रहा होता है जब आपका मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है तो. लेकिन वाइब्रेशन मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो देयर इज नो चांस to change the position and momentum of न्यूक्लियस. ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो आपके पास पोजीशन और मोमेंटम होगा उसमें कोई चेंज आएगा नहीं. क्यों? क्योंकि उसको पता ही चल पाएगा. ये बात समझ में नहीं आई? ये समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो वाइब्रेशनल, जरा देखो यहां पर मॉलिक्यूल की जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, वाइब्रेशन मोशन मतलब वाइब्रेट करना, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होगी. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? वाइब्रेशन मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से. ठीक है, क्योंकि वो क्या है, बहुत फास्ट है. ठीक है, सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट इतना, सो देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट चेंज. ठीक है, डज नॉट चेंज, ये बात हुई. ठीक है, अब जरा देखो मैंने कहा, और दूसरी बात, जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच, जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच ट्रांजिशन होगा तो इंटेंसिटी उस समय आपके पास क्या होगी, उस समय आपके पास मैक्सिमम देखने को मिलती है कब, जब ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ट्रांजिशन होता है. ठीक है, ये सब उसी के अंदर प्रिंसिपल के अंदर बातें आती हैं. ठीक है, देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम ओनली if transition occur between ground state to ground state. ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब आपके पास ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट. देखो कहानी कुछ इस तरीके की है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं. जैसे मैंने कहा था वाइब्रेशनल लेवल आप जानते हो. ठीक है, देखो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये मैंने एनर्जी के बीच ग्राफ प्लॉट किया है. ठीक है, तो मैंने ये सबसे पहले एक कंडीशन बनाई. ठीक है, मैंने क्या करा, एक आपके पास एक मॉलिक्यूल लिया. ठीक है, इसका एक एटम को हम फिक्स्ड मान लेते हैं, दूसरा एटम ये है. अब ये दूसरा एटम जब वाइब्रेशन करता है तो मीन पोजीशन का भाव, पहले मीन पोजीशन ये थी. अब जब वाइब्रेशन करेगा तो धीरे धीरे आपके पास इसकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी. तो एनर्जी मैंने कहा पहले यहाँ क्या, कुछ देर बाद इसका वाइब्रेशन, मैंने कहा ऑसिलेट कहां से कहां तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक. फिर और एनर्जी सप्लाई करे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, और बढ़ेगी इस तरीके से. फिर क्या होगा, कुछ और बढ़ेगी, फिर कुछ और बढ़ेगी, फिर कुछ और बढ़ेगी. तो इस तरीके से हमें वेल टाइप का देखने को मिलता है.
कैसा वेल, कुछ इस तरीके का, ये जैसे वाइब्रेशनल आपके पास एनर्जी लेवल होता है सेम, जैसा हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेल होता है सेम इस तरीके का। ये आपके पास क्या ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करूंगा तो वो भी सेम इस तरीके से आती है। इसमें क्या होंगे, बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल होंगे इस तरीके से, ठीक है, इसमें भी क्या होंगे, बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल होंगे इस तरीके से। ये v इक्वल टू आपके पास 0 है, ये v इक्वल टू 1 है, ये v इक्वल टू 2 है, ये v इक्वल टू 3 है। इसी तरीके से ये v इक्वल टू 0 है, ये आपके पास v डैश इक्वल टू आपके पास 1 है, ये v डैश इक्वल टू क्या जरा बोलो 2। अब मैंने बोला ट्रांजिशन आपके पास कब आपके पास इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होती है, ये ग्राउंड स्टेट है, इसका ग्राउंड स्टेट ये है। तो ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अगर जिसमें ट्रांजिशन होगा उस समय इंटेंसिटी कैसी होगी जरा बोलो, मैक्सिमम, अदरवाइज आपको मैक्सिमम नहीं होगी। कहने का मतलब ये था और कुछ नहीं। तो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या बताता है, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल ये बताता है कि जब आपके पास देयर आर सो मेनी आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर अ पर्टिकुलर आपके पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ठीक है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस के आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में आपके पास कोई चेंज नहीं आता है, न्यूक्लियस के पोजीशन और मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बहुत फास्ट होते हैं। दूसरी इसकी बात क्या है कि इंटेंसिटी कम मैक्सिमम होती है जब ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कल टेस्ट होगा, मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है, थर्मो का टाइमिंग बता ही दी है। बाकी कल क्या पता क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए।